हर एक इंसान के अंदर एक नीड है कि वो एसोसिएट करे किसी कम्युनिटी से, किसी आइडेंटिटी से, क्योंकि वो उसको सिक्योर फील कराता है। हमारा जो मानव इतिहास है उसमें आपने कॉन्फ्लिक्ट्स ही कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स का मेन रीजन क्या है? एक रीजन तो है इनसिक्योरिटी। एक देश दूसरे देश पर हमला इसलिए करता है, अपनी टेरिटरीज को इस वजह से एक्सपेंड करता है क्योंकि उसको इनसिक्योरिटी है कि कहीं दूसरे के पास ज्यादा पावर हो गई तो वो हमको एक्वायर कर लेगा। तो जब हमारे पास ज्यादा पावर है तो लेट्स टेक फर्स्ट स्टेप। दूसरा है लार्जर कॉज। ये ह्यूमंस के अंदर टेंडेंसी है कि हम एसोसिएट करना चाहते हैं अपने आप को विद अ लार्जर कॉज, चाहे लाइफ में कुछ भी चल रहा हो। बट when that person is given this prophecy, religion की प्रॉफिट ने ऐसा कहा था, रिलीजन ने ऐसा कहा था, तुम्हें ये करना चाहिए क्योंकि कोई बड़ी पावर है, ये उसका काम है, तो ऐसे में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक सेंस ऑफ पावर बिलीफ में आ जाती है उस पर्सन के। और लोगों से मिलकर ही तो राष्ट्र बने हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी कनेक्ट करती है इस वाले एस्पेक्ट से जिसको हम कहते हैं लार्जर कॉज, और फिर इसी से कनेक्ट करता है आपका जियोपॉलिटिक्स। यानी कि फिर आ जाते हैं नेशन के अपने इंटरेस्ट। लेकिन हर कोई ऐसा करता क्यों है? क्योंकि हम सबको चाहिए पावर, नेशंस को चाहिए पावर, तभी ये आइडियाज ग्रेटर, अखंड, एक्सपेंशन, ये आज के आइडियाज थोड़ी ना है, एंशिएंट टाइम्स से, हमेशा से ऐसा होता रहा है। मैकियावेली नाम से थिंकर थे इटली में, उन्होंने कहा किसी भी राष्ट्र को अगर टिकना है तो उसको एक्सपेंड करना है। चाणक्य ने यही कहा अपने सिद्धांतों में कि अर्थशास्त्र में कि यू हैव टू एक्सपेंड, यू नीड टू हैव एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी, अदरवाइज समवन एल्स इज गोइंग टू एक्सपेंड ओवर यू। उन्होंने कहा कि अगर कोई राजा आदर्श, शांति और ये बातें करके बैठा है तो वो अपना तो नुकसान करेगा ही, वो पूरी जनता का नुकसान कराएगा। क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज कट थ्रोट कंपटीशन। तो आपको आईज ओपन करनी पड़ेंगी कि जो अभी स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसका फ्यूचर रिजल्ट क्या होगा। तो फ्यूचर में अपने आप को सिक्योर करना है तो आज कुछ नींव डालनी पड़ेंगी। इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि जो ग्रेटर इजराइल का आइडिया वो है क्या, उससे जुड़ी कुछ दो कहानियां हैं, एक प्रोफेसी है, फिर उसके कुछ काउंटर पॉइंट हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हर एक पॉइंट आपके जहन में बैठ चुका होगा। पावर आपको चाहिए क्यों? क्योंकि पावर इज द ओनली गारंटी टू सिक्योरिटी। देयर इज नो अदर गारंटी टू सिक्योरिटी। नो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रीटी कैन गारंटी योर सिक्योरिटी। क्योंकि हर एक नेशन अपने इंटरेस्ट की सोचता है। अगर आपको बचाने में उसका इंटरेस्ट रहेगा तो बिल्कुल आपके साथ रहेगा। जैसे इजराइल और यूएसए के रिलेशंस में हम देखते हैं, इजराइल और उसके आसपास की मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स किस बेसिस पर बेस्ड है? मतलब आपको क्या लगता है ये केवल इजराइल का मुद्दा है? नहीं, ये वेस्टर्न पावर्स का भी मुद्दा है। यूएस की अपनी इनसाइट्स भी हैं। हम जिक्र करेंगे एक फेमस डिप्लोमेट हेनरिक किसिंजर की स्ट्रेटेजी का, साइकिस-पाइकेट एग्रीमेंट का। सारी कहानियां आने वाली हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहली कहानी से। 25 मई 1990 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक होनी थी न्यूयॉर्क में, लेकिन जगह चेंज की गई, जगह रखी गई जिनेवा, क्योंकि इसमें आने वाले थे यासिर अराफात, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लीडर। अब आप कहेंगे न्यूयॉर्क में क्यों नहीं? क्योंकि यूएसए से उनको किया गया था बैन, क्योंकि वो थे इजराइल के दुश्मन नंबर 1, क्योंकि वो रिजेक्ट करते थे कि इजराइल जैसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है। और इजराइल को वहां पर बनाने में ब्रिटेन, यूएसए जैसी ताकतों का तो हाथ था ना, तो इस वजह से उनको बैन किया हुआ था। यासिर अराफात ने कहा कि देखो दुनिया को मुझे अपनी बात बतानी है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अगर चाहती है मैं अपने बात रखूं तो भाई फिर तो आपको जगह चेंज करनी पड़ेगी। जिनेवा में जगह आई। फाइनली ये मीटिंग होती है, और इस मीटिंग में जो उनकी स्पीच थी उसके 3 मुख्य बिंदु रहते हैं, 3 ही पॉइंट थे। एक सिक्का वो लेकर आए थे, एक नक्शा लेकर आए थे, और एक इजराइल का झंडा। अब आप कहेंगे यार ये इजराइल के तो खिलाफ है, ये इजराइल के फ्लैग की क्यों बात कर रहा है? अभी बताता हूं। सबसे पहले कॉइन की बात करते हैं। उन्होंने शो किया ये कॉइन, ये एक्चुअली इजरायली करेंसी के 10 डिनोमिनेटर का कॉइन था, जैसे कि आपका 10 रुपए का सिक्का होता है वैसा। उन्होंने शो किया कि जरा यहां पर नक्शा देखिए इजराइल का क्या है। क्या आपको लगता है इजराइल का प्रेजेंट मैप है? नहीं। तो यानी कि इजराइल यही नहीं रुकने वाला, इजराइल करेगा अपने आप को एक्सपेंड। ये तो जो अभी देख रहे हैं तो शुरुआत है। तो उन्होंने कहा भाई ये तो खुलेआम अपने कॉइन पे लगा रहे हैं, जो बड़ा मैप है अखंड वाला, मतलब एक्सपेंशन वाला।
ग्रेटर इजराइल वाला। तो उन्होंने कहा चलो भाई तुम ये कह रहे हो और क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि देखो कॉइन पर है मैप और इसके अलावा फ्लैग। अब फ्लैग में क्या है, तो कहा कि जो फ्लैग है, इस फ्लैग में जो दो लाइन है ना, ये शो कर रही है दो रिवर्स को, रिवर नाइल जो इजिप्ट में है और यूफ्रेट जो इराक में है। तो उनका कहना था कि असलियत में ये चाहता क्या है इजराइल, कि फ्यूचर में अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करे, और यहां पर जो नाइल रिवर है, ये नाइल वाला डेल्टा हो गया, और ये यूफ्रेट्स यहां पर इराक, तो इसके बीच के पूरे एरिया में इजराइल ही होगा, ग्रेटर इजराइल ये बनेगा, ये इजराइल चाहता है। कई लोगों ने कहा कि ये जो यासिर अराफात ने ये सिक्का, नक्शा और झंडा, ये तीन जो स्ट्रेटजी यूज करी है इस वजह से करी है जिससे कि इनको पैसा, हथियार और सपोर्ट इन अरब नेशंस का और ज्यादा मिलने लग जाए, जिससे यासिर अराफात इनको कन्विंस कर सके कि भैया लड़ाई हमारी नहीं है, हम तो यहां हैं पैलेस्टीन, लड़ाई तुम्हारी भी है, क्योंकि अगर इजराइल को यहां नहीं रोका गया तो नेक्स्ट नॉक नॉक जो है वो आपके घर में होने वाली है। तो जाहिर सी बात है फिर ये जो देश हैं ये इजराइल के खिलाफ लड़ाई को और पुरजोर तरीके से सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। पैसा, हथियार, इंटरनेशनल प्रेशर सब इजराइल की तरफ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये आइडिया था। अब जरा दूसरी कहानी पर चलते हैं, फिर एक्सपेंड करेंगे ये ग्रेटर इजराइल की प्रोफेसी क्या है, मतलब इसका रिलीजन से क्या कनेक्शन है, क्योंकि यहां फिलॉसफी और जियोपॉलिटिक्स का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन दिखेगा आपको भी। जरा इनकी बात करते हैं। थियोडर हर्जल, इनको कहा जाता है फाउंडिंग फादर ऑफ जायनिस्ट मूवमेंट, यानी कि वो मूवमेंट जिससे दुनिया भर के ज्यूज को कहा गया कि यू हैव टू कम टू द प्रॉमिस लैंड। कैसे, क्यों, जरा शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो ज्यूज है ना, उनको क्रिश्चियंस, कितने सारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटीज है वो अपना दुश्मन क्यों मानते हैं भाई, वो इस वजह से क्योंकि ज्यूज पहले थे, उसके बाद क्रिश्चियनिटी आई, और जो जीसस क्राइस्ट थे उनके खिलाफ ये ज्यूविश कम्युनिटी थी। तो एक ये भी सेंटिमेंट रहा कि ये ज्यूज ही थे जो जीसस क्राइस्ट के खिलाफ थे, जीसस क्राइस्ट को यातना दी गई, तो एक तो वो रिलीजियस सेंटिमेंट हो गया। फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी में कई सारे कंसेप्शंस या प्रिजुडिसेस, मिसकंसेप्शंस टुवर्ड्स ज्यूविश कम्युनिटी, कि ज्यूज तो ऐसे होते हैं। प्लस इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में हदीस को कोट किया जाता है कि वहां पर कहा गया कि एक दिन ये जो ज्यूज हैं ये अपने आप को एक्सपेंड कर लेंगे और ये इविल एम्पायर स्टैब्लिश कर देंगे दुनिया में, और उसके बाद फिर एक इमाम आएंगे, और उसके बाद फिर अब जहां जहां ये ज्यूज छुपेंगे, मतलब आप ये देखिए कि रिलीजियस प्रोफेसी किस तरीके से इंटरप्रेट की जाती है, कैसे दुश्मनी को और ज्यादा गहरा किया जाता है। तो जो स्टोरी स्पिन होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि ये इंटरप्रिटेशन है हदीस का, वो ये क्या कहता है कि अगर ज्यूज पत्थर के पीछे भी छुपेंगे, ज्यूज पेड़ के पीछे भी छुपेंगे, तो पत्थर और पेड़ बताएंगे इमाम को और ये मुस्लिम फोर्सेस को कि ये ज्यूज यहां छुपे हुए हैं, इनको खत्म करो, क्योंकि अब तुम्हारा जिम्मा है यहां पर इस जो ये इविल एम्पायर इसको खत्म करना। तो यानी कि अगर ऐसे ऐसे प्रेजुडिसेस और जो आइडियाज हैं वो अगर पेनिट्रेट करेंगे, तो मुझे बताइए जनरेशंस टू जनरेशंस वो कम्युनिटी में अगर वो गैप होगा, तो जाहिर सी बात है कम्युनिटीज से ही तो सरकार बनती है, कम्युनिटीज से ही तो वो लोग हैं जो सरकार को चला रहे हैं, तो उनके एक्शंस में भी कहीं ना कहीं वो गैप आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब जरा इनकी स्टोरी देखिए। थियोडर हर्जल ये एक पत्रकार थे, ऑस्ट्रिया में काम करते थे, वियना बेस थे। इनको एक असाइनमेंट मिला कि जाओ फ्रांस में, पेरिस में एक स्टोरी कवर करनी है आपको। ये पहुंचे फ्रांस, इन्होंने सोचा अरे फ्रांस 1891, फ्रांस तो वो है जहां पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, वहां तो प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ऐसे आइडियाज आए थे, तो फ्रांस तो बहुत अच्छी जगह होगी इन द टर्म्स ऑफ इक्वालिटी, भेदभाव नहीं होगा, सोसाइटी मैच्योर हो चुकी होगी, किसी का सब्जुगेशन, दमन नहीं होगा। लेकिन वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि यार यहां तो ज्यूज के खिलाफ हैं लोग, एंटीसेमिटिज्म की वेव है। एंटीसेमिटिज्म मतलब ज्यूज के खिलाफ। प्लस एक और इंसिडेंट हो जाता है जब ये फ्रांस में थे, कि फ्रांस की आर्मी के कैप्टन पर आरोप लगता है कि आपने करप्शन किया है। अब बात यह थी कि वो जो कैप्टन थे वो ज्यू थे। अब एक आरोप था, लेकिन वो एक लहर बन गई फ्रांस में कि भाई हम तो कह ही रहे थे ज्यूज खराब होते हैं, देखो हमारा तो रिलीजन ही बता रहा था ज्यूज खराब है, और देखो ये तो देश को बेच देंगे। फाइनली इंक्वायरी बैठी और इंक्वायरी में पता लगा कि वो आरोप झूठे थे, उस कैप्टन ने कोई करप्शन नहीं किया था। लेकिन फिर भी इतने सारे एंटी सेमिटिज्म वाले जो व्यूज हैं वो प्रोपेगेट हो गए थे फ्रांस में। तो इससे पता लग गया उनको कि भाई साहब फ्रांस में भी ज्यूज सिक्योर नहीं है। तो अब सोल्यूशन क्या है? तो बीइंग अ ज्यू
इन्होंने सोचा कि वी नीड अ जायनिस्ट मूवमेंट, एक ऐसी मूवमेंट जो ज्यूज को कहेगी वी नीड टू हैव आवर ओन सिक्योर लैंड, एक हमारी जगह जो हमारे लिए सिक्योर होगी। उन्होंने इसके लिए इस्तेमाल किया वो रिलीजियस प्रोफेसी जो कहती है कि अल्टीमेटली, मतलब ईश्वर का भी प्रॉमिस है, अब्राहम को प्रॉमिस किया था, जो फर्स्ट पैट्रियार्क थे, पहले प्रॉफिट थे ज्यूज के, कि भाई तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस लैंड मिलेगा। तो देखो, ये प्रेजेंट प्रॉब्लम थी इनके समय की, लेकिन अगर उसका सॉल्यूशन देना है तो लोगों में एक तो इनसिक्योरिटी का एलिमेंट है कि भाई देखो एंटीसेमिटिज्म की वेव चल रही है, जगह जगह ज्यूज मारे जा रहे हैं। दूसरा, हायर कॉज कि भाई साहब तुम ये लैंड के लिए पैसा दो, पॉलिटिकल पावर को एक साथ लाओ, ज्यूज दुनिया भर के इकट्ठे हो जाओ भाई, तभी तुम्हारा ये लैंड आएगा। तो थियोडोर हर्जल की इस मूवमेंट को सपोर्ट मिलने लगा। थियोडोर हर्जल पहुंचते हैं ओटोमन एम्पायर में, और वहां सुल्तान से कहते हैं कि देखो ये जो जेरूसलेम है ना, ये वाला एरिया, तो इस एरिया में ज्यूज को जगह दे दो, हमें अपना एक एरिया बनाना है और हम आपको पैसा देंगे। उस समय जो ओटोमन एम्पायर है उस पर काफी कर्ज भी था, तो कहा कि आपका कर्ज की टेंशन मत लो, क्योंकि ज्यूइश जो लोग हैं वो बड़े बड़े बिजनेसेस में अलग दुनिया के अलग अलग जगह पर सेटल्ड हैं और वो सब अपना पैसा पूल कर रहे हैं और हम आपका जो एक बड़ा कर्ज है उसको चुका देंगे। तो सुल्तान ने कहा भाई ये हमें कबूल नहीं है। कहा भाई पहला ऑफर तो गया, मानेंगे नहीं। लेकिन फिर उन्होंने दुनिया भर के ज्यूज से कहा कि भाई ठीक है भाई, सुल्तान जगह नहीं दे रहे, तुम्हारे पास पैसा, पैसे को इकट्ठा करो और जो पैलेस्टाइन वाला एरिया है जहां पर आज इजराइल है, यहां पर जमीनें खरीदने स्टार्ट कर दो। भाई इंडिविजुअल डील तो कर ही सकते हो, तो पैसा इकट्ठा करो और इंडिविजुअली जमीन इकट्ठी करना स्टार्ट कर दो, खेती की जमीनें खरीदो, फिर वहां पे बसना स्टार्ट कर दो। तो एक तरीके से एक कलेक्टिव एफर्ट हुआ और उससे दुनिया भर के ज्यूज यहां पर आने लगे। और जो पैसे वाले पॉलिटिकल पावर वाले लोग थे वो इस वजह से भी ऐसा सोच रहे थे क्योंकि दे आर हैविंग अ हायर पर्पस, वो उससे कनेक्ट हो रहे हैं। खैर, अब जरा इस प्रोफेसी के बारे में बता देते हैं, धार्मिक क्या कनेक्शन है। तो जो अब्राहम है, आपने सुना होगा कि क्रिश्चियनिटी, ज्यूज और इवन इस्लाम, इन तीनों को अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि तीनों में जो अब्राहम एज अ प्रॉफिट है उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। जैसे अब्राहम के बेटे थे आइसैक, अभी स्टोरी में आने वाले हैं। दूसरे बेटे थे इस्माइल, इस्माइल वाले जो उनका बेटे थे वहां से निकलते हैं फिर प्रॉफिट मोहम्मद और इस्लाम। जो आइसैक वाला जो डिसेंडेंट्स, यू कैन से डिसेंट है उनकी, वहां से है आपके ज्यूज। तो क्या होता क्या है कि अब्राहम जो है वो कहा जाता था कि वो ईश्वर से बात करते थे। तो ईश्वर ने उनसे कहा कि तुम उर, जहां पर आज मैं मैप से समझा देता हूं आपको, ये देखिए ये रहा उर, दिख रहा है आपको, यहां पर इराक। तो एक्चुअली अब्राहम यहां पर थे। तो अब्राहम से गॉड ये कहते हैं कि भाई तुम यहां से निकलकर कैनन वाले एरिया में जाओ। कैनन वाला एरिया यानी कि जहां पर आज ये इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट है। तो अब्राहम को कहा ईश्वर ने कि तुम यहां पर जाओ। क्यों जाओ? क्योंकि तुम्हें गॉड का मैसेज पहुंचाना है इस पूरे एरिया में। तो जब तुम इस सफर में जाओगे तो तुम्हें गुड एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे। ये देखिएगा कि हर एक फिलॉसफी में कोशिश यही की गई है कि हाउ यू कैन लीड अ गुड लाइफ, यही कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई है। तो ऐसा ही प्रॉमिस गॉड ने उनसे लिया, अब्राहम से। तो भाई अब्राहम निकल पड़े, और अगर वो ऐसा कर देंगे तो उनको क्या मिलेगा? तो उनकी वाइफ थी सारा, कहा गया कि आपको एक बच्चे की चाह है काफी टाइम से, तो यू विल बी ब्लेस्ड विद अ बेबी। तो फाइनली ये गए, उसके बाद सारा एंड दे गॉट द सन आइसैक। अब उसके बाद कुछ 10 टेस्ट होते हैं इनके, ये गॉड जो है इनके टेस्ट लेते हैं 10, और उसमें जो आखिरी टेस्ट होता है वो ये होता है कि गॉड से उनको आभास होता है कि गॉड चाह रहे हैं कि तुम दिखाओ अपना डिवोशन, जिसमें कि तुम बलि दे दो अपनी बेटे आइसैक की। और अब्राहम उठा लेते हैं खंजर और बलि देने ही वाले होते हैं, तभी एक एंजल आ जाता है और उनको रोक देता है। इससे गॉड को पता लग जाता है इनके डिवोशन में भी कोई कमी नहीं और आइसैक के डिवोशन में भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो अपने फादर के विश्वास में पूरी तरह वो कमिटेड था। खैर, कहानी आगे चलती है। तो अब बदले में क्या मिलेगा भाई? इतना बड़ा टेस्ट पास कर दिया। तो ऐसे में कहा गया कि गॉड ने उनसे कहा कि अब ये प्रोफेसी है, मतलब ये कमांडमेंट है, मतलब समझ लिया हमारा ऑर्डर है जो एक तरीके से लॉ की तरह अप्लाई होगा कि अब तुम्हारे जितने भी डिसेंडेंट्स होंगे वो इस एरिया पर राज करेंगे। किस एरिया पर? जिस एरिया में आज आप इजराइल, पैलेस्टाइन, सीरिया, जॉर्डन, ये सारा जो एरिया है। अब कनेक्शन बैठ रहा है कुछ, क्योंकि आइसैक से आगे आ रहे हैं ज्यूज, और आइसैक अब्राहम को प्रॉमिस क्या किया गया है कि भाई तुम्हारे जितने भी वंशज होंगे वो इन एरियाज में राज करेंगे, ये एरिया तुम्हारा होगा। तो ये प्रोफेसी है, ये देखिए कनेक्शन। अब लेकिन 1000 साल आगे बढ़ते हैं।
फिर वहां पर देखा गया भाई ज्यूस की बुरे हालात थे, कहाँ, इजिप्ट में। तो इजिप्ट में ज्यूस को स्लेव बनाकर जो वहां के फेराओ थे वो अपने पिरामिड बनवा रहे थे। अब उनको बचाने वहां पर आते हैं मोसेस। तो मोसेस कन्विंस करते हैं फेराओ को कि यार इनको ज्यूस को जाने दो, लेकिन मोसेस की बात को फेराओ नहीं मानते। फाइनली यहां पर ईश्वर का प्रकोप होता है, मतलब ईश्वर सजा देते हैं और ये 10 तरह के वहां पर प्लेग हो जाते हैं। मतलब ये जो सिंबल है, कहा जाता है कि वाटर में ब्लड आने लगा था, फ्रॉग्स, नट्स, मतलब क्रॉप्स खराब हो गई, भूखमरी फैल गई, बीमारियां फैल गई, ऐसे हालात हो गए। और बीइंग अ रूलर, फेराओ पे तो भाई क्वेश्चन उठ गया कि भाई तुम क्या कर रहे हो, क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जिससे ईश्वर नाराज है? तो फेराओ पे भाई क्वेश्चन उठने लगेगा। तो अल्टीमेटली फेराओ को कहते हैं कि भाई अब तो जाने दो, ये सब ईश्वर के सिग्नल हैं कि ज्यूस जो हैं वो ईश्वर की संतान है, उन्हें जाने दो क्योंकि ईश्वर का वादा है ज्यूस को। फेराओ तब भी नहीं मानता। फाइनली उनका जो फर्स्ट बॉर्न सन था, जो बेटा था, वो एक्सपायर हो जाता है। तब फेराओ को लगता है कि यार मोसेस ठीक कह रहा है, चलो इनको जाने देते हैं। तो वो इनको जाने देते हैं। लेकिन जैसे वो निकलते हैं ज्यूस मोसेस के साथ, जो उनके पैगंबर थे, प्रॉफिट थे, तुरंत जो है फेराओ की जो है दिमाग घूम जाता है। फेराओ कहता है कि नहीं, जाने नहीं देंगे। वो अपनी फोर्सेस को लेकर इनके पीछे चल देता है। अब ये प्रोफेसी, मतलब ये कहा जाता है कि अल्टीमेटली मोसेस जो है ईश्वर से आग्रह करते हैं कि रास्ता दिखाने का। तो जो रेड सी है ना, इजिप्ट से जब इस वाले पेनिनसुला पर आप जाते हैं तो वो कहते हैं कि जो सी है उसी ने अपना रास्ता छोड़ दिया था, और इस बीच से वो जो ज्यूस थे अलॉन्ग विद मोसेस वो पार कर जाते हैं, और फिर दोबारा से पानी वापस आ जाता है जब जैसे ही उनके लोग करीब आते हैं फेराओ के। तो इससे ज्यूस को विश्वास हो जाता है कि यार जो कहा गया था अब्राहम के टाइम पर, जो वादा किया गया था अब्राहम आइसक से गॉड ने कि वो हमारी रक्षा करेंगे, तो वाकई उन्होंने हमारी रक्षा करी और उन्होंने प्रॉफिट मोसेस को यहां पर भेजा। तो गॉड ने अगर ये प्रॉमिस फुलफिल किया है तो यानी कि गॉड तो और भी प्रॉमिस फुलफिल करेंगे। जो कहा था कि इस एरिया में, ये आपका प्रॉमिस लैंड है, इस एरिया में आप और आपके वंशज राज करेंगे, फिर तो ये भी पूरा होगा भाई, है कि नहीं? तो ये तो थियोलॉजी थी इसके पीछे की। अब जरा कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं। अब यहां पर देखिए यूएसए, तो यूएसए वुड बी लाइक कि भाई तुम्हारा बिलीफ और अपना फायदा, इनका फायदा कैसे? इनका फायदा ऐसे, क्योंकि यूएसए को अगर अपनी हेजेमनी, अपने वर्चस्व को बनाकर रखना है, तो जो रीजन ऑयल रिच है, जो रीजन जहां से इधर यूरोप और इधर एशिया का ट्रेड का लिंक यहां से है, तो भाई साहब उस रीजन में आपको तो अपने स्टेक्स हाई करने होंगे ना। उस रीजन के देशों को आप जरूरी होने चाहिए ना। लेकिन भाई आप जरूरी कब होंगे? जब वो कुछ कॉन्फ्लिक्ट झेलेंगे, जब वहां पर प्रॉब्लम्स होंगी। तो कहा जाता है कि ये जो प्लान है, इस प्लान में ये कंटेम्प्रेरी टाइम में, आज के टाइम में, ये इनकी डिप्लोमेसी भी है। ये चाहते हैं कि अरब नेशन जो है फ्रैक्चर्ड रहें, बेल्कनाइज रहें, आपस में लड़ते रहें। अगर लड़ेंगे तो चाहिए हथियार, हथियार कौन प्रोवाइड करेगा? यही करेंगे, है कि नहीं? दुनिया की ऑयल की, अगर यू कैन से ऑयल के जो सप्लाई है उसको मेंटेन रखना है, और जो भी उस ऑयल सप्लाई को थ्रेटन करेगा तो उस पर एक्शन कौन लेने आएगा? यूएस से। जैसे कि इराक में सद्दाम हुसैन, कहा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। किसने बात कही थी? ये नेतन्याहू थे। नेतन्याहू ने दुनिया भर में कहा रे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इराक केवल हमारे लिए खतरा नहीं है, सबके लिए खतरा है। तो अटैक कर दिया इराक पर, सद्दाम हुसैन निपट गए। लेकिन क्या वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिले? नहीं। जब इराक ईरान वॉर होता है तो फायदा किसको होता है? इनको होता है कि सही है, दोनों आपस में फ्रैक्चर्ड रहेंगे, कमजोर रहेंगे। और जब कमजोर होते हैं भाई, उनको आप कंट्रोल कर सकते हो, अपनी सुप्रीमेसी को बनाए रख सकते हो। ये देखिए, अब इसमें एक है यूनॉन प्लान। यूनॉन प्लान क्या है? ये एक्चुअली एक मैगजीन है जिसका लिटरल मीनिंग होता है डायरेक्शंस, क्यूएनएम। इसमें पब्लिश हुआ था ये यूनॉन प्लान। अब यूनॉन प्लान लाए कौन थे? ऑडेड यूनॉन। ये एक्चुअली एरियल शेरन बाद में तो पीएम बन गए थे, लेकिन जब ये फॉरेन मिनिस्टर थे तब इनके एडवाइजर थे ऑडेड यूनॉन। तो अगर भाई उस समय के फॉरेन मिनिस्टर, लेटर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, अगर इनका एडवाइजर ये प्लान रख रहा है और इस प्लान में वो सारी स्ट्रेटेजी है जो ऐसा लगता है कि एक्चुअल में यूज हुई, तो फिर तो यार ये प्रूव होता है कि जो ये इनकी स्ट्रेटेजी है टू कीप देम फ्रैक्चर्ड सो दैट यू कैन कंट्रोल, यू कैन एक्सपेंड योर इन्फ्लुएंस, वो तो सही बैठ रही है। जरा एक एक करके जांच करते हैं इनकी। देखिए ये यूनियन प्लान कहता क्या है? कीप देम डिवाइडेड एंड दैट्स द ओनली वे यू कैन हैव योर सुप्रीमेसी। ब्रिटेन ये ऑलरेडी यूज कर चुका था, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद देखिए ना हुआ क्या था। ये जो रीजन है, एक टाइम पर यहां पर ग्रेटर सीरिया की भी मांग थी। हम तो यहां ग्रेटर इजराइल की मांग कर रहे हैं। ग्रेटर सीरिया, जहां सीरिया आपको आज दिखता है उससे बड़ा सीरिया होना चाहिए था। लेकिन अगर भाई इतना बड़ा सीरिया हो जाता, और सीरिया एक टाइम पर
मतलब इस पूरे एरिया का क्रेडल था सिविलाइजेशन में। मतलब कि एक तरफ पर्शियन सिविलाइजेशन थी जहां ईरान है, दूसरी तरफ सीरिया, डेमस्कस, ये डेवलप्ड एरियाज होते थे। लेकिन ब्रिटेन को पता था भाई ये इनकी हिस्ट्री में डेवलपमेंट है, इनकी हिस्ट्री में एक प्राइड है, तो अगर सीरिया को आपने स्ट्रेंथन होने दिया तो फिर तो ये हम पर भारी पड़ जाएगा, मतलब ब्रिटेन एंड वेस्टर्न पावर्स पर भारी पड़ जाएगा। तो बेहतर है कि सीरिया कमजोर रहे, और कमजोर रखने का क्या तरीका है? डिवाइडेड, सिविल वॉर, कॉन्फ्लिक्ट। और ये बताइए यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। ब्रिटेन ने भी ऐसा ही किया और फिर साइकस पाइकेट एग्रीमेंट हुआ। कहां पर हुआ? अरे ब्रिटेन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बैठकर स्केल और पेंसिल लेकर इन्होंने नक्शे बना दिए इस एरिया के कि ये सीरिया होगा, ये लेबनान होगा, ये जॉर्डन होगा, ये एरिया इस तरीके से इन्होंने मतलब खुद डिसाइड कर दिए। और इसमें डिसीजन ऐसा लिया कि जिससे कि एथनिक डिवाइड मेंटेन रहे। जैसे कि कुर्द्स, अब कुर्द्स को प्रॉमिस किया गया था कि भाई यू आर गोइंग टू बी गिवन वन नेशन, क्योंकि कुर्द कहते थे यार हमारी अपनी एथनिसिटी है, कल्चर है, डिफरेंस है, तो हमें अलग से नेशन बनाओ। तुम यूरोपियन लोग, तुम्हारी तो डेफिनेशन है नेशन की कि नेशन वर्ड आया है नेसाई से, जिसका मतलब है सेंस ऑफ कॉमननेस। तो जिसका कॉमन कल्चर, जिसका कॉमन लैंग्वेज, खान पान, रहन सहन, अगर वो लोग एक देश के अंडर रहते हैं, एक तरह के कानून को कमिट करता है, तब वो नेशन है। तो कुर्दिश ने कहा देखो तुम मुकरना मत अपने नेशन की डेफिनेशन से। अब तुम जाओगे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ओटोमन एम्पायर जाएगा, क्योंकि पहले तो ओटोमन एम्पायर था पूरे में, इसमें जाएगा तो भाई अब हमें दे देना कुर्दिस्तान। तो कहा कि ठीक है देंगे। फिर ने समझ में आया कि यार अगर कुर्दिस्तान अलग बना दिया, हशमाइट अरब्स जो थे जहां पर सऊदी अरब, उनके अलग बना दिए, तो स्टेबल हो जाएंगे, कोऑपरेट करने लगेंगे। ऐसा करते हैं कुर्द तुम्हें डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, कर दिया डिवाइड। कुछ टर्की में भेज दिए, टर्की वाले एरिया में कुछ कुर्स दे दिए, कुछ इराक में कुर्स दे दिए, कुछ दूसरे एरिया में दे दिया। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि कुर्स जो हैं, जो एक एरिया में कंसेंट्रेटेड थे, अब वो आसपास के एरिया में माइनॉरिटी बनकर रह गए। अब उनको लगा कि उनका कल्चर थ्रेटन हो रहा है, तो वहां से क्या हो रहा है? ये यूनॉन प्लान ही अप्लाई होता हुआ दिख रहा है। इनसिक्योरिटी, क्लैशेस, बैल्कनाइजेशन, यही दिख रहा है। ये देखिए आर्ग्यूमेंट यही था इनका। अब आर्ग्यूमेंट इनका क्या कह रहा है कि देखो ज्यूज, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ना, जैसे कि यूएसए एंड अदर्स, इनका हो रहा है डिक्लाइन अब भविष्य में। अगर इनका डिक्लाइन होगा तो तुम्हें चाहिए अपना लैंड, अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ। लंबे समय तक ये ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा जूस को, तो ऐसे में यू नीड योर ओन इजराइल। लेकिन इजराइल घिरा हुआ है चारों तरफ से अरब से, तो अगर अरब से घिरा हुआ है तो तुम एग्जिस्ट कैसे कर पाओगे? तो एग्जिस्ट तभी कर पाओगे जब अरब कमजोर होंगे। और अरब कब कमजोर होंगे? जब ये फ्रैक्चर्ड रहेंगे एथनिक लाइन पे, सेक्टर, शिया सुन्नी, मैं लेबनीज, मैं सीरियन, मैं कुर्द, इसके बेसिस पे देखिए ये रहे ये डिविजन, इसके बेसिस पे डिवाइडेड रहेंगे, तभी जो है जाके कमजोर होंगे। इजिप्ट देखिए, अब यूनॉन प्लान के हिसाब से तो इजिप्ट के साथ इनका पीस हो गया था। मतलब 1967 के युद्ध में इजराइल ने इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला कब्जा लिया। अब इजिप्ट गया कि यूएसए से कि यार शांति करा दो, ये सिनाई पेनिनसुला हमारा वापस दिला दो, क्योंकि यहां से जाता है भाई स्वेज कैनाल। तो आप ये देखिए कि अगर ये ट्राइंगल यहां से स्वेज कैनाल है, ये इजिप्ट है, ये इराक, ये आपका इजराइल है, तो अगर ये वाला एरिया इजराइल एक्सपेंड कर लेता तो भाई साहब फिर तो उनका तो ग्रेटर इजराइल वाला सपना, राइट, और इधर इजिप्ट का ये पूरा एरिया चला जाता। तो इजिप्ट कहता है कि देखो मैं तो मुझे ये दिला दीजिए, मैं तो शांति के लिए तैयार हूं। तो ऐसे में यूएसए ने कहा एक शर्त है, आपको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा इजराइल को। आप अरब कंट्री हैं, अरब लीग के मेंबर नेशन है, लेकिन रिकॉग्नाइज करो कि इजराइल एज अ नेशन। तो इजिप्ट ने कहा ठीक है कर लेते हैं। अब फलस्वरूप इनको, जो इजिप्ट है उसको तो अरब लीग से दफा कर दिया, बाहर निकाल दिया कि भाई क्या करके आए हो तुम, हम लड़ते रह गए इजराइल के खिलाफ, तुम अपने एरिया को बचाने के लिए, मतलब कि तुमने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया। इजिप्ट ने कहा कि देखो अपनी अपनी सोचनी पड़ती है। खैर उन्होंने तो रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन यूनियन प्लान कह रहा है यार गलत किया। अब तुमने फ्रेंडशिप बना ली, अब फ्रेंडशिप की वजह से तुम्हें सिनाई पेनिनसुला वापस देना पड़ा इजिप्ट को। तो एक्सपेंशन का क्या, वो ग्रेटर इजराइल का सपना, तो फ्यूचर में, मतलब यूनियन प्लान तो कहता था फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि इजिप्ट और इजराइल में दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट हो, और जो कैंप डेविड एग्रीमेंट है जिसके हिसाब से इनको मिली रिकॉग्निशन और इनका मिला वापस सिनाई पेनिनसुला, वो शायद वापस, मतलब इजराइल शायद टेक ओवर कर ले भविष्य में। खैर जॉर्डन एंड वेस्ट बैंक, इनका क्या होगा? जॉर्डन है इस तरफ, यानी कि ये है इजराइल, इजराइल के साइड ये देख रहे हैं आप जॉर्डन। इसमें यूनियन प्लान की स्ट्रेटजी ये है कि ऐसा करते हैं कि यहां वेस्ट बैंक से और यहां गाजा से पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन को एक्सपेल करते हैं। ये एरिया जो है धीरे धीरे ज्यूज कब्जाएंगे। तो अब ये जो है इस तरफ जाएंगे, तो जॉर्डन की जो पॉपुलेशन है
वो पैलेस्टीनियन डिसेंट की बनेगी कि नहीं बनेगी? तो जो नेटिव जो जॉर्डन के लोग हैं और वहां पर पैलेस्टीन पॉपुलेशन आ जाएगी, तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं होगा? भाई जो घर के लोग हैं वो कहेंगे यार ठीक है, हम अरब मुस्लिम कॉज में बिलीव करते हैं, लेकिन नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ आवर लाइफ, आवर रिसोर्सेज। भाई अपने घर को थोड़ा ना बर्बाद करके करेंगे। तो ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट आने लगेगा। अब जैसे रिसेंट रिपोर्ट की बात करूं तो कहा जाता है कि मोर देन 50% पॉपुलेशन इन जॉर्डन एज ऑफ नाउ इज ऑफ पैलेस्टीनियन ओरिजिन। इस वजह से जॉर्डन को स्पेसिफिकली ये बोलना पड़ता है कि भाई देखो, आप अब हैं जॉर्डन के सिटीजन, तो यहां पर पैलेस्टीनियन नेशनैलिटी का कॉज मत लेकर आना, कहने लगो कि चलो इस एरिया में पैलेस्टीन बना दो। नहीं, अब आपका कमिटमेंट जॉर्डन सिटीजनशिप की तरफ होना चाहिए। तो ये यूनॉन प्लान इसके बारे में बता रहा था। देखिए ये वाला एरिया कि वेस्ट बैंक से इस तरफ जाएंगे, जॉर्डन की तरफ इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, राइट। फाइनली जो ये किंगडम है जॉर्डन का, ये वीक हो जाएगा, फाइनली डिसोल्यूशन हो जाएगा। देखिए ये रहा, देखिए 10% के आसपास इस एरिया से ज्यूज इस तरफ चले गए, 10% के आसपास सीरिया में चले गए, 14% लेबनान चले गए। लेबनान की बड़ी जबरदस्त स्टोरी है, अभी आने वाली है। फिर ये वेस्ट बैंक में चले गए 38% के आसपास, और गाजा में 26% के आसपास। तो प्रेजेंटली कंसंट्रेशन आप देखते हैं वेस्ट बैंक में और गाजा में। लेबनान देखिए, अब लेबनान के हिस्से में यूनॉन प्लान के हिसाब से भाई यहाँ तो 3 एथनिसिटी, मतलब 3 प्रोमिनेंट मान लीजिए, जैसे कि एक तो शियाज हो गए, सुन्नीस हो गए और आपके क्रिश्चियंस हो गए। अब पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन जो है वो है सुन्नी। अब यहां पर अगर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज, आप खुद सोचिए कि जो पैलेस्टीनियंस हैं इस एरिया से लेबनान की तरफ जाएंगे, तो यहां पर जो सुन्नी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? अरे भाई साहब इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहां से 14% पॉपुलेशन और चली गई पैलेस्टीनियंस की। तो लेबनान में 3 मेजर ग्रुप्स, शिया, सुन्नी और क्रिश्चियंस, उस समय से जो शुरुआत से, क्योंकि यहां तो भाई क्रिश्चियंस रह रहे थे। तो अल्टीमेटली अगर सुन्नी पॉपुलेशन ज्यादा हो गई तो शियाज को इनसिक्योरिटी होगी कि नहीं होगी? भाई साहब शियाज को इनसिक्योरिटी होगी, राइट। तो अब ये भी कॉम्प्लेक्स यहां पर बन जाएगा। तो ऐसे में यूनॉन प्लान के हिसाब से अल्टीमेटली क्या होगा कि लेबनान में भी एथनिक लाइन पे, नेशनलिस्टिक लाइन पे डिविजन्स आ जाएंगे, ठीक है, एथनिक। और ये आइडिया किसका था? इनका था, हेनरी किसिंगर, बहुत ही फेमस स्टेट्समैन थे यूएसए के। इनका मानना था कि अगर लेबनान को स्टेबल रखना है, मतलब अपने इन्फ्लुएंस में रखना है, तो वहां पर ये एथनिक नेशनलिस्टिक डिविजन्स होने चाहिए। इराक में शिया, सुन्नी एंड कुर्द, तो इनका मानना था कि यार फिर इनका डिवीजन भी इराक का ऐसा होना चाहिए कि देखिए एक तो ये बसरा वाला एरिया है, देखिए शिया अरब, ये वाला एरिया होगा सुन्नी वाला, और ये वाला जो एरिया है, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर वाला, ये कुर्द पॉपुलेशन हो गई, सुन्नी कुर्द पॉपुलेशन। तो कहा इस तरीके से डिवीजन जो है ये आपका इराक का होना चाहिए। शाइट शिया पॉपुलेशन वो यहां से राज करेगी बसरा से, ये देखिए ये रहा बसरा। जो सुन्नी पॉपुलेशन है वो बगदाद उसका सेंटर होगा, और कुर्द का होगा मोसुल। मोसुल काफी चर्चा में रहा था ना आईसिस के ऑपरेशन की वजह से। तो ये इनका प्लान था। और अल्टीमेटली जब ये फ्रैक्चर्ड होंगे तभी जो है इजराइल का एक्सपेंशन होगा ग्रेटर इजराइल के रूप में। जेविश बाइबल को कोट किया जाता है, ज्यूज की जो बाइबल है, देखिए क्या कहती है, टू योर डिसेंडेंट्स, यानी कि जो अब्राहम है, आइसक है, उनके डिसेंडेंट्स, आई गिव दिस लैंड फ्रॉम रिवर ऑफ इजिप्ट टू द ग्रेट रिवर, द रिवर ऑफ यूफ्रेट्स। तो यानी कि बताया था ना वो जो यासिर अराफात कह रहे थे कि भाई साहब ये तो नाइल से लेकर और यूफ्रेट्स तक, इराक से लेकर इजिप्ट तक पूरा इजरायली बनाकर मानेंगे। ये इनका सपना है ग्रेटर इजराइल का, इनको रोकना पड़ेगा। फिर देखिए मोसेस जो ज्यूज के पैगंबर थे, एवरी प्लेस वेयर यू सेट द सोल्स ऑफ योर फीट शेल बी योर्स, जहां तुम कदम रखोगे तुम्हारा होगा। योर बॉर्डर शेल रन फ्रॉम द वाइल्डनेस टू द लेबनन एंड फ्रॉम द रिवर यूफ्रेट्स टू द वेस्टर्न सी। इसी वजह से सदर्न लेबनन वो शंका में रहता है कि भाई साहब इजराइल हमें भी कैप्चर करना चाहता है। जायनिस्ट लीडर देखिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, इनको रिविजनिस्ट जायनिस्ट कहा जाता है। वी वॉन्ट जेविश एम्पायर, तो कहा गया यहां पे भी दिख रहा है ग्रेटर इजराइल। फिर मोशे डैन, ये इजरायली मिलिट्री ऑफिसर थे, जब 1967 में गोलन हाइट्स वाला एरिया इन्होंने कैप्चर कर लिया। ये इजराइल है, यहां पर गोलन हाइट्स है, सीरिया और जॉर्डन का बॉर्डर। तो ऐसे में इन्होंने कहा कि भाई देखो 1948 वाला जो एरिया था उसमें तो इजराइल बन गया था, ठीक है, उसमें वॉर हुआ, अरब नेशंस ने वॉर किया इजराइल के साथ, इजराइल ने सबको हरा दिया और वहां पर स्टेबिलिटी आ गई, लेजिटिमेसी आ गई कि हाँ जी यहां पर इजराइल है जिसने अपने आप को डिफेंड कर लिया अगेंस्ट ऑल दीज अरब नेशंस। कहा 1967 में देखो हमने आगे वाला काम कर दिया, हमने गोलन हाइट्स तक कैप्चर कर लिया है, अब आगे तुम जानो साथियों, मतलब अब ये तो स्टफ ऑफ लीजेंड्स हो गया, अब आगे तुम एक्सपेंड करना है।
अब ये हाफिज अल असद नाम सुना आपने, सीरिया के प्रेसिडेंट रहे हैं, बशर अल असद इन्हीं के डिसेंडेंट हैं। तो इनका कहना है कि डैन जो ये लीडर थे, जब ये मोशे डैन वहां पर गए थे, कैप्चर कर लिया था गोलन हाइट्स वाला एरिया, तो इनका कहना है कि द पास्ट जनरेशन स्टैब्लिश्ड इजराइल विद इन 1948, यही बात बता रहा था आपको, वी हैव स्टैब्लिश्ड इजराइल विद इन 1967 बॉर्डर्स, नाउ यू हैव टू स्टैब्लिश ग्रेटर इजराइल, नाइल से लेकर यूफ्रेट्स तक। लेकिन यह बयान किसका है? हाफिज अल असद का है कि मोशे डैन ने यह कहा था। तो वो कहते हैं कि यानी कि भाई इजराइल अपने आप को एक्सपेंड करेगा, वो इजिप्ट से लेकर इराक तक। अब एनालाइज करते हैं वैलिडिटी ऑफ ऑल दीज क्लेम्स, ठीक है, क्या ये केवल नैरेटिव्स हैं या फिर वाकई इजराइल अपने आप को एक्सपेंड करेगा। तो एक एक करके पॉइंट लेते हैं। पहले तो रिवर, क्योंकि रिवर की बात हो रही है, इजिप्ट की रिवर, तो इजिप्ट की रिवर क्या नाइल की बात हो रही है या इजिप्ट की कोई और रिवर की बात हो रही है? और जो मीनिंग है अब्राहम के डिसेंडेंट्स, तो अब्राहम के डिसेंडेंट्स क्या केवल ज्यूज हैं? अरे अब्राहम के डिसेंडेंट्स तो इस्माइल जो उनके बेटे थे उसकी तरफ से फिर मुस्लिम्स भी हैं। और अगर ये प्रोफेसी देखी जाए तो भाई प्रोफेसी वैसे भी ठीक हो रही है, क्योंकि अगर कहा था कि ये लैंड, इस पूरे लैंड में कैनन और इसके आसपास के एरिया में, जहां पर आज आप लेवांत कह देते हैं, तो ये पूरे एरिया में मुस्लिम लोग यहां पर होंगे, मेजोरिटी में वही नेशंस होंगे, तो बात तो फिर तो सही बैठती है, क्योंकि इस सारे एरिया में या तो मुस्लिम्स हैं या फिर यहां पर ज्यूज हैं। तो डिसेंडेंट्स को हम क्यों माने कि केवल ज्यूज की बात की जा रही है और ज्यूज ही एक्सपेंड करेंगे? क्योंकि अब्राहम के डिसेंडेंट्स तो मुस्लिम्स भी हुए, क्रिश्चियंस भी हुए, है कि नहीं? ना रिवर की बात करते हैं भाई साहब, रिवर की बात की गई है ना, लेकिन ये है नाइल डेल्टा। तो जो जो यासिर अराफात कह रहे थे या जो सीरिया से कह रहे थे मिस्टर असद, वो तो कह रहे थे भाई साहब नाइल से लेकर यूफ्रेट्स तक ये पूरा एक मानते हैं। लेकिन एक लॉजिक ये भी कहा जाता है, हो सकता है इसका मतलब अल अर्श सिटी हो, ये वादी अल अर्श वाला एरिया हो, ये भी एक लॉजिक हो सकता है। प्लस ये बिब्लिकल है, मतलब एक फिलॉसफी में, मतलब ये रिलीजन स्क्रिप्चर में है। लेकिन क्या इजराइल की आज की स्ट्रेटजी रिलीजन स्क्रिप्चर पर बेस्ड है या फिर वो आज के अपने नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पर है, आज की रियलिटी के बेसिस पर है? जरा इसको भी देख लेते हैं। कजिन्स वाली बात तो मैंने आपको बता दी भाई, अब्राहम को अगर गॉड ने ऐसा कमांडमेंट दिया था कि भाई इस एरिया पर आपके डिसेंडेंट्स राज करेंगे, तो उसमें तो भाई कजिन्स भी हो गए, मतलब इस्माइल की तरफ से फिर मुस्लिम्स भी हो गए। ग्रेटर इजराइल, अब देखिए इजराइल का कहना है कि देखो जो ज्यूश बाइबल है, तोरा है, ठीक है हम उसमें बिलीव करते हैं, बट जब नेशन की बात आती है, यहां पर पॉलिसीज की बात है, तो पॉलिसीज में हम रिलीजन का इस्तेमाल नहीं करते। तो हमारी जो पॉलिसीज हैं वो नेशनलिस्ट हैं, सेक्युलर हैं। ये इजराइल का स्टेटमेंट है। उनका कहना है जो ये बात कही गई थी कि लैंड ऑफ इजराइल, हम लैंड ऑफ इजराइल को आज के टाइम पर जो आज का इजराइल है वही मानते हैं, ये इजराइल का पक्ष है। उनका कहना है गाजा स्ट्रिप या सदर्न लेबनन या फिर गोलन हाइट्स, इन सब को हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ना कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि गाजा, वेस्ट बैंक, अगर इस पर वो अपना इंफ्लुएंस रखना चाहता है तो इस वजह से रखना चाहता है जिससे कि ये एरियाज ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स के का हब ना बन जाएं जो इजराइल की सिक्योरिटी को थ्रेटन करें। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि इन एरियाज में हमारा इन्फ्लुएंस रहे। अगर हम सदर्न लेबनान को बॉम्ब कर रहे हैं, वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि वहां हिजबुल्लाह बैठा है। अगर हिजबुल्लाह ना बैठे तो भाई हमारा कोई मतलब नहीं है, तुम अपने सिक्योर रहो, हम अपने सिक्योर हैं, क्योंकि वो तो डेवलप करना चाहता है अपने आप को, टेक्नोलॉजी में बेटरमेंट चाहता है अपने लोगों का, ये इनका कहना है। तो हम तो स्ट्रेटेजिक टर्म्स में सोच रहे हैं और कोई हमारा मकसद नहीं है। इजराइल की कोई पॉलिटिकल पार्टी आज की, इवन जो फार राइट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो भी ऑफिशियली कभी भी इजराइल के एक्सपेंशन की बात नहीं करती, वो केवल आज के जो बॉर्डर्स हैं इजराइल के, उनको सिक्योर करने की बात करती है। इजराइल कांट कंट्रोल लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशन, ये भी एक लॉजिक है। उनका कहना है कि भाई देखो इजराइल के कंपैरिजन में आप अगर पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन को देखो ज्यूज के कंपैरिजन में, तो कम है पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन प्रेजेंटली वहां पर, क्योंकि कितने सारे लोग तो बाहर चले गए, है ना, रिफ्यूजीज की तरह जाना पड़ा, एक्सपेल हो गए। तो अगर यहां पर गाजा में इतने सा एरिया, उसमें से हमास इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है इजराइल के लिए, तो सोचो अगर वो एक्सपेंड करेंगे तो इतनी बड़ी अरब पॉपुलेशन को कैसे मैनेज करेगा इजराइल? तो कैसे वो सोच सकता है अपने आप को एक्सपेंड करने की? तो ये लॉजिकल बात नहीं लग रही। फिर ये कहा जाता है कि भाई 1967 में ऑलरेडी इजराइल ने अपने आप को एक्सपेंड किया था, लेकिन उसने सिनाई पेनिनसुला वापस दिया, उसने एक्सपेंशन को रोका। तो अगर उसको सही में एक्सपेंड करना होता तो शायद वो 1967 के बॉर्डर पर अड़िग रहता, वो और फर्दर एक्सपेंड करने की सोचता। लेकिन गिव अप करने का मतलब क्या है? वो चाहता था स्टेबिलिटी। उसने फ्रेंडली रिलेशन बनाया इजिप्ट से, क्योंकि इजिप्ट उसको रिकॉग्नाइज कर रहा था, वो चाहता था रिकॉग्निशन होगा, कम से कम एक एरिया तो स्टेबल होगा, पीसफुल होगा। सो दैट वाज द प्रायोरिटी ऑफ इजराइल। ये इजराइल का पॉइंट है। तो कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि देखो अभी ऑफिशियली तो इजराइल ग्रेटर इजराइल की बात नहीं करता, लेकिन
इतिहास गवाह इस बात का है कि कई मंशाएं सीधे तौर पर जाहिर नहीं की जाती। अगर वो सीधे तौर पर जाहिर कर दी जाएं तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। मतलब इतिहास हमें सिखाता है कि कई चीजें धीरे धीरे अंदर अंदर नीचे नीचे की जाती हैं, जिसका एक बड़ा इंपैक्ट कहीं 100 साल बाद 150 साल बाद ऐसे होता है। और जब नेशन को अपनी कम्युनिटी को सिक्योर करने की बात होती है तो ऐसे आइडियाज लोगों को इंस्पायर करते हैं। इसके बल पे पैसा, हथियार, डिप्लोमेटिक सपोर्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट, सब कुछ एक्यूमुलेट होता भी है। तो इजराइल के केस में क्या भाई, ऑफिशियली तो अभी नहीं है, लेकिन यहां पर जो थियोलॉजी है, जो शक है, हो भी सकता है। लेकिन अरब्स के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो ये अरब्स को साथ लाने का तरीका भी हो सकता है। इजराइल कह रहा है मुझे नहीं चाहिए ग्रेटर इजराइल, लेकिन अरब पॉपुलेशन से नहीं तुम्हें चाहिए, तुम बता नहीं रहे हो। इससे फायदा क्या हो रहा है कि अरब पॉपुलेशन साथ आ सकती है। जो वो यूनॉन प्लान था ना कि डिवाइड रखो, वो फेल हो सकता है अगर ग्रेटर इजराइल, या जो हम यहां पर एक्सपेंड करने की बात कर रहे थे, अगर वो एक नैरेटिव, पॉपुलर नैरेटिव बन जाए इन मुस्लिम पॉपुलेशन, स्पेशली अरब पॉपुलेशन इन दिस एरिया। तो आई थिंक आपको क्लैरिटी तो मिल गई होगी। कमेंट्स में बताइएगा अगर सब कुछ क्लियर है, जस्ट मेंशन अल्ट्रा क्लियर या वाह। ठीक है, वाह के साथ वीडियो को एंड करते हैं। यहां पर आपको ये टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, शशांक त्यागी फॉर यू, जहां पर मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, डायरेक्टली आप रेफर कर सकते हैं फॉर कंटेंट। और ये इंस्टाग्राम है, यहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई नए टॉपिक पर आप एनालिसिस चाहते हैं, डू शेयर। Examine the interjection of philosophy and geopolitics associated with Arab-Israel conflict। तो मुझे लग रहा है अब तो क्लैरिटी हो गई होगी। फिलॉसफी, रिलीजन, बिब्लिकल अकाउंट, वो भी आपको पता लग गया, और जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशंस क्या हैं वो भी पता लग गई, बताया ना अभी आपको। तो डायरेक्टली अब आप कर सकते हैं